पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारे भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्यों हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्च मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। थीमैटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर।
इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। तब अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीब के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, इसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। तभी सभी दूरियों को जोड़ दें या करीब के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं के बारे में पता उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान द्विगुण बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। 1 में विकास के घर, सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। 2 में दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित आश्रयों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है।
अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ है। प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समानता नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथादृष्टि और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र की एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। चित्र 4.4 को देखो एवं पता लगाएं। नदी किस दिशा में बह रही है? 2 में डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है? 3 में किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है? 4 में रेलवे पुल की किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है? 5 में निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है? क में छात्री, ख में गिरजाघर, ग में तालाब, घ में मस्जिद, च में नदी, छ में पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, ज में कब्रिस्तान। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।